हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरना धर्म कोड के बगैर ही जनगणना कराएगी झारखंड सरकार। भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने झारखंड में जनगणना कराने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना कराने का गजट नोटिफिकेशन के बाद राज्य सरकारों को भी उस अनुरूप राज्यों में गजट नोटिफिकेशन करना है, क्योंकि जनगणना का विषय केंद्रीय सूची में होने के बाद भी इसमें राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक होता है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक गजट नोटिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार के भू राजस्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। उस पर विभागीय मंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अब इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव में जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड का कॉलम जोड़ने का कोई जिक्र नहीं है। मालूम हो कि झामुमो में कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियां जनगणना धार्मिक कॉलम में सरना धर्म कोड का कॉलम जोड़ने की मांग करती रही है। विधानसभा से भी इस संबंध में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। इधर केंद्र सरकार द्वारा जनगणना कराए जाने की तिथि घोषित किए जाने के बाद राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर इसको लेकर चर्चा की जा रही थी। उसमें राज्य सरकार द्वारा सरना धर्म कोड का कॉलम जोड़े जाने की प्रविष्टि कर दिए जाने की बात भी कही जा रही थी। हालांकि यह केंद्रीय सूची का विषय होने के कारण राज्य सरकार द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर केंद्र उसे स्वीकार करता या नहीं अलग बात थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव में सरना कोड का कॉलम जोड़ने की बात नहीं की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के धनबाद दौरे से एक दिन पहले हुआ ट्रायल रन व हेलीकॉप्टर लैंडिंग का अभ्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को धनबाद आएंगी। वह यहां IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा समेत सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उनके दौरे से एक दिन पहले गुरुवार को बरवा अड्डा एयरपोर्ट से लेकर IIT-ISM तक ट्रायल रन और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग व टेकऑफ का सफल परीक्षण किया गया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर DC आदित्य रंजन व SSP प्रभात कुमार के नेतृत्व में एयरपोर्ट से लेकर दीक्षांत समारोह स्थल तक VVIP कारकेट के साथ ट्रायल रन का पूर्व अभ्यास किया गया। ट्रायल रन में पायलट कार, VVIP कार, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित 50 से अधिक वाहन शामिल थे। इससे पहले DC और SSP ने सभी वाहन चालकों को प्रोटोकॉल से जुड़े निर्देश दिए और सख्ती से पालन करने को कहा। बरवा अड्डा एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेकअप का सफल ट्रायल भी किया गया। IIT-ISM पहुंचने पर DC ने मुख्य समारोह स्थल, प्रदर्शनी क्षेत्र, फोटोशूट गैलरी, राष्ट्रपति के लिए विश्राम कक्ष, VIP पार्किंग, प्रवेश व निकास द्वार, स्टेज एरिया और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। CM हेमंत की अध्यक्षता में सत्ताधारी विधायक दल की बैठक संपन्न। मानसून सत्र को लेकर हुई रणनीति पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को डॉक्टर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में सत्तारूढ़ पक्ष के विधायकों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी झारखंड विधानसभा के 6ठम तृतीय सत्र मानसून सत्र को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। यह सत्र आज 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आहूत किया गया है। बैठक के दौरान सत्र में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों, विधायकी कार्यों और विपक्ष की संभावित रणनीतियों का जवाब देने को लेकर विधायकों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से विधानसभा सत्र के दौरान अनुशासन और मुद्दों पर केंद्रित होकर कार्य करने की अपील की। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक भी कांग्रेस भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने की। झारखंड में सक्रिय है मानसून, अगले 5 दिन इन जिलों में भारी बारिश। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने झारखंड के उत्तरी, मध्य एवं उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। 1 अगस्त यानी शुक्रवार को हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। मानसून टर्फ अभी राजधानी रांची से गुजर रहा, जिसकी वजह से राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश में चक्रवात बना हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है।
राजधानी रांची में शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और 2 बार या इससे अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। किसानों के लिए समर्पित होगा मानसून सत्र, अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर होगी विशेष चर्चा, दलीय बैठक में फाइनल। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र इस बार किसानों के लिए समर्पित होगा। यह सत्र आज 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा, जबकि 6 अगस्त को दूसरी पाली में सदन के अंदर अतिवृष्टि को लेकर चर्चा होगी, जिसमें फसलों को नुकसान समेत किसानों के हितों को लेकर विशेष चर्चा होगी। स्पीकर कक्ष में हुई दलीय नेताओं की बैठक में इस पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुझाव पर लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह अच्छी पहल है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विशेष चर्चा के दौरान भाग लेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारी बारिश के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत हुआ है। ऐसे में यह सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सभी सदस्यों ने अतिवृष्टि को करीब से देखा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विरोध की आलोचना करते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि हंगामे से कोई चीज़ हासिल होती है। सरकार संवेदनशील है झारखंड की जनता के प्रति, चाहे वह शहर के लोग हो या गांव के। हमें उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार का सहयोग करेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में हुई चर्चा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह देश का विषय है और देश के सर्वोच्च मंदिर में चर्चा हो रही है, यह अच्छी बात है। इधर गुरुजी शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में हैं। गिरिडीह में बड़ा रेल हादसा टला, कोडरमा कोवाड़ रेल खंड पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, परिचालन ठप। गिरिडीह जिले में गुरुवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। कोडरमा कोवाड़ रेल खंड के कोवाड़ सलैया रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 9, 10 और ब्रिज संख्या 207 के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसा सुबह लगभग 8 बजे हुआ, जिससे रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया। वहीं रेलवे की तकनीकी टीम पटरी से उतरी मालगाड़ी को वापस लाइन पर लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित है और यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने जल्द से जल्द रूट बहाल करने का भरोसा दिलाया है। गनीमत रहे कि इस हादसे में किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है। वहीं रेल विभाग ने जांच के आदेश दे दिए और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। गुमला में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों के बीच बांटे 300 से अधिक पंप सेट और 50 से ज़्यादा ट्रैक्टर। गुमला जिले के कार्तिक उरांव महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में कृषि पशुपालन सह सहकारिता विभाग की ओर से दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय कृषि यंत्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान 50 से अधिक ट्रैक्टर के साथ 300 से अधिक पंप सेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ ही कई विधायक, जिला के डीसी प्रेरणा दीक्षित और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब से वह कृषि मंत्री बनी है, वह काफ़ी ईमानदारी से इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं को खुद किसानों के बीच वितरित कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ गलत हाथों में ना जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो संसाधन वितरण किया जा रहा है, उससे कृषि में क्रांति आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों को अब कृषि कार्य के साथ ही पशुपालन और दूध उत्पादन से भी जोड़ने की आवश्यकता है। मंत्री ने किसानों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी को भी कोई राशि नहीं देनी है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी ने लाभुक से कुछ लिया तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योजना का लाभ लेने पहुंचे किसानों ने कहा कि पहले उन्हें खेती करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब इस योजना का लाभ मिलने से उनका जीवन बेहतर होगा और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खुद ट्रैक्टर चलाकर ग्रामीणों को उत्साहित किया। कार्यक्रम में गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी और रांची के कई किसान उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, सिर्फ चिकित्सक नहीं, आदर्श चिकित्सक बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में
भाग लेकर संस्थान के विद्यार्थी, चिकित्सकों और अधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स देवघर जैसे संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है। ये अंधकार में प्रकाश फैलाने वाले दीप स्तंभों के समान है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों की दोहरी भूमिका है। एक और जहां ये काम लागत पर विश्व स्तरीय विशिष्ट चिकित्सक सेवाएं प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये हमारे स्वास्थ्य सेवा तंत्र में बदलाव के वाहक भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अनेक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने हैं और एम्स जैसे संस्थानों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि लोगों पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी जेब से खर्च का बोझ कम से कम पड़े। इस दिशा में एम्स देवघर जैसे संस्थानों और वहां के डॉक्टरों का सामूहिक और व्यक्तिगत योगदान आवश्यक है। राष्ट्रपति ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की नींव बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि एम्स देवघर के डॉक्टरों और विद्यार्थियों की टीम को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर सेवाएं देनी चाहिए, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्ता वाली चिकित्सा सहायता पहुंचे। समापन में उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक अच्छे डॉक्टर में तेज नैदानिक क्षमता के साथ साथ संवेदनशील संवाद क्षमता भी होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनसे परामर्श लेने के बाद मरीज और उसके परिजन मानसिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। यही एक आदर्श चिकित्सक की पहचान है। चिकित्सक नहीं, आदर्श चिकित्सक बने। इस दीक्षांत समारोह में एम्स देवघर के पहले बैच के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई और चिकित्सक क्षेत्र में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, अत्याचार निवारण की मांग की। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार दास ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सौंपे के ज्ञापन के जरिए मोर्चा ने राज्यपाल से राज्य में अनुसूचित जाति समाज पर हो रहे लगातार अत्याचारों के निवारण की मांग की। साथ ही समाज की समस्याओं को गंभीरता से रखते हुए कई अहम सुझाव भी दिए। रामगढ़ में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 30,000 लीटर मिलावटी दूध जब्त कर सड़क पर बहाया। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर फूड सेफ्टी ऑफिसर दीपश्री की टीम ने हाईवे पर एक दूध टैंकर को पकड़ा, जिसमें लगभग 30,000 लीटर मिलावटी दूध भरा हुआ था। यह टैंकर उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था और रास्ते में रामगढ़ के पास इसकी पिकअप की जा रही थी। जांच में सामने आया कि टैंकर से दूध निकालकर उसमें पानी और अन्य केमिकल मिलाकर उसे फिर से टैंकर में भर दिया जा रहा था, ताकि मात्रा बनी रहे और यह मिलावटी दूध बाजार में खपाया जा सके। फूड सेफ्टी अधिकारी दीपश्री ने बताया कि टैंकर की कुल क्षमता 30,000 लीटर थी। मौके पर मौजूद टीम ने दूध से सैंपल लेकर फूड लैब भेज दिया। साथ ही फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मिलावटी दूध के सभी साक्ष्य मिलने के बाद विभाग ने करीब 20 लाख रुपए मूल्य का यह दूध हाईवे पर बहा दिया, ताकि किसी भी सूरत में यह बाजार में ना पहुंचे। फूड सेफ्टी ऑफिसर दीपश्री के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और इस कार्रवाई के जरिए विभाग ने एक बड़े मिलावटी सिंडिकेट का करारा प्रहार किया है। हेमंत सरकार की मैया समान योजना की विश्व बैंक के द्वारा सराहना से सियासत गरम, खामियां गिनाने में जुटा विपक्ष। विश्व बैंक के द्वारा हेमंत सरकार के मैया समान योजना की सराहना किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के द्वारा इसे लेकर जोरों से जहां मार्केटिंग हो रही है, वहीं विपक्ष इसकी खामियां बताकर आलोचना करने में जुटी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विश्व बैंक के द्वारा मैया समान योजना की सराहना किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी संस्था द्वारा इस पर मुहर लगाई गई है, जो वाकई में खुशी की बात है। वित्त मंत्री ने 2019 में चुनाव से ठीक पहले केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना की आलोचना करते हुए कहा कि जिस राज्य के गरीब परिवार को 100 रुपया प्रतिदिन आय नहीं है, वह कैसे गैस सिलेंडर भरवाएगा, यह समझा जा सकता है। यह योजना चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से जनता के लिए लाया गया था, जिसकी वजह से यह सफल नहीं हो पा रही है। मगर हेमंत सरकार के द्वारा मैया समान योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाते हैं, जिससे महिलाओं की निजी ज़रूरत के साथ साथ छोटे मोटे काम भी उन्हें
आर्थिक सहायता मिल रही है। यह योजना चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर लाया गया है, जिससे बाजार में आर्थिक गतिविधि बढ़ी और सरकार को जीएसटी के माध्यम से पैसे भी प्राप्त हो रहे। विश्व बैंक द्वारा मैया योजना की सराहना किए जाने के बाद जारी सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह योजना किसी भी दिन दम तोड़ दे तो आश्चर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने से आज भी ढेर सारी महिलाएं वंचित है और विकलांग और विधवाओं को जो पेंशन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। ऐसी महिलाओं को कई महीनों से पेंशन नहीं मिला। उन्होंने बोकारो की एक महिला का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले अक्टूबर महीने में पेंशन मिलने के बाद आज तक उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत भी ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पिछली बार राशि मिली मगर कई महीनों से पैसे नहीं मिल रहे। इस तरह से देखा जाए तो यह योजना किसी भी दिन दम तोड़ दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। झारखंड में माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत। खदानों की दुनिया से रूबरू हुए पत्रकार और इन्फ्लुएंसर झारखंड पर्यटन विकास निगम जेटीडीसी और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल की संयुक्त पहल से राज्य में गुरुवार को माइनिंग टूरिज्म के सर्किट की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अनूठी पहल के तहत राज्य के प्रमुख इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों को कोयला खदानों की कार्य प्रणाली, तकनीकी प्रक्रिया और पर्यावरणीय पक्ष से अवगत कराने के लिए एक विशेष टूर का आयोजन किया गया। इस टूर की शुरुआत सुबह 9 बजे होटल बिरसा विहार रांची से हुई, जहां से प्रतिभागियों को 2 ट्रेवलर बसों से पतरातू घाटी ले जाया गया। पतरातू घाटी की सुरम्य वादी और पलानी फॉल के प्राकृतिक सौंदर्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोपहर में होटल पर्यटन विहार में भव्य अतिथि सत्कार के बाद दल ने माइनिंग टूर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव उरी मारी कोयला खदान का शैक्षणिक भ्रमण किया। दोपहर 2 बजे सीसीएल अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिभागियों ने उरी मारी खदान की ओर प्रस्थान किया। खदान स्थल पर सीसीएल टीम द्वारा खनन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किया गया और उन्हें ब्लास्टिंग जैसी जटिल गतिविधियों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया। उत्तरी उरी मारी खदान की तकनीकी बारीकियों और आर्थिक महत्व को समझाते हुए प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में झारखंड की भूमिका की सराहना की। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी की बेल पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी की जमानत याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट हीरा देवी की याचिका पर क्या फैसला करेगा यह देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी 30 जनवरी 2020 से जेल में है। उस पर दिनेश गोप के साथ मिलकर टेरर फंडिंग करने का आरोप है। इस मामले में एनआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा। अब तक की सुनवाई के दौरान 120 गवाहों को प्रस्तुत किया जा चुका है। सरना झंडा स्थापना को लेकर आदिवासी समाज 2 धड़ों में बटा, लालपुर बना रण क्षेत्र। सरना झंडा स्थापना को लेकर रांची में आदिवासी समाज के बीच गहरी खाई उभर कर सामने आई है। गुरुवार को बिरसा मुंडा समाधि स्थल के सामने 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष इससे पारंपरिक आस्था और जमीन की रक्षा से जुड़ा रहा, जबकि दूसरा पक्ष इसे झूठी आस्था के नाम पर जमीन कब्जा करने की साजिश बता रहा। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की पर झंडा गाड़ने और समाज में फूट डालने के आरोप लगा रहे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की पर झंडा गाड़ने और समाज में फूट डालने के आरोप लगे हैं। निशा भगत ने सीधे तौर पर तिर्की को दलाली करने वाला बताते हुए कहा कि झंडा का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झंडा पारंपरिक पुजारी के हाथों ही स्थापित होना चाहिए, न कि किसी दलाल के माध्यम से। सोमा उरांव ने झंडा के गलत इस्तेमाल की बात उठाते हुए कहा कि पूजा स्थलों पर श्रद्धा सरना के लिए झंडा लगाया जाता है, लेकिन अब कुछ लोग इसे जमीन कब्जाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कोकर समाधि स्थल के सामने केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के गुट सैकड़ों लोग जमीन बचाने के लिए सरना झंडा स्थापित करने पहुंचे। वहीं इसके विरोध में जेएलकेएम नेता निशा भगत, सोमा उरांव, मेघा उरांव समेत दर्जनों आदिवासी संगठनों के लोग सरना झंडा स्थापना का विरोध कर रहे हैं। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। निशा भगत ने कहा, सरना झंडा पूजा स्थलों पर ही लगाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच हो रहे हंगामे को देखते हुए लालपुर थाना ने सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात कर दिया।
धनबाद के पंपू तालाब में युवक के डूबने की आशंका, बाइक व चप्पल बरामद। धनबाद शहर के पंपू तालाब में गुरुवार को एक युवक के डूबने की आशंका से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मिलते वहां लोगों की भीड़ जुट गई। गश्ती पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने तालाब के पास से युवक की बाइक व चप्पल बरामद किया। डूबे युवक की पहचान आमटल निवासी रवि हाड़ी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों की मदद से तालाब में उसकी तलाशी में जुटे। युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मौके पर मौजूद धनबाद थाना के एसआई देवानंदन कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को देकर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की व्यवस्था की जा रही। पुलिस सतर्कता से कार्रवाई कर रही है। झारखंड में अबुआ आवास योजना का हाल बेहाल, लेकिन विभागीय मंत्री ने जताया संतोष। विपक्ष ने उठाए सवाल। झारखंड के गरीब परिवारों को साल 2022 से 2024 तक केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री आवास की सहयोग राशि नहीं मिलने पर राज्य सरकार ने अपने बूते अबुआ आवास योजना की शुरुआत की थी। 2 लाख रुपए की लागत से 31 वर्ग मीटर में 3 कमरों का पक्का मकान देने का वादा किया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में यह एक प्रमुख मुद्दा बना। अब सवाल है कि क्या यह स्कीम उम्मीदों पर खरा उतर रही है? पिछले 2 वर्षों में कितना था टारगेट? कितने लोगों को मिला आवास? वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्या है योजना का हाल? इन सवालों का जवाब जानने के लिए अबुआ आवास योजना से जुड़े ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों को खंगाला गया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। लेकिन विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने अबुआ आवास निर्माण की रफ्तार पर संतोष जताया, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे। 2024-25 चुनावी वर्ष था। इस वर्ष लोकसभा के साथ साथ झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था। लिहाजा राज्य सरकार ने 4,50,000 अबुआ आवास बनाने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में 4,32,508 लाभुक के आवेदन स्वीकृत भी कर लिए गए थे, लेकिन पहली किस्त के तौर पर सिर्फ 2,97,380 लाभुक को ही पैसे मिले। दूसरी किस्त की बारी आई तो यह संख्या घटकर 1,86,332 हो गई। तीसरी किस्त पाने की आहर्ता सिर्फ 53,946 लाभुक पूरी कर पाए। इसकी तुलना में सिर्फ 10,992 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आश्चर्य की बात यह है कि अबुआ आवास के फिनिशिंग टच मद में सिर्फ 1,821 लाभुक ही राशि ले पाए हैं। विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने साल 2022 से 24 तक पीएम आवास योजना का लाभ देना बंद कर दिया था। इस वजह से राज्य सरकार ने अपने बूते अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। उनके मुताबिक 6.5 लाख स्वीकृति आवास में से करीब 1,20,000 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। विधायक पूर्णिमा साहू का टाटा स्टील पर फूटा गुस्सा। 7 अगस्त तक सुसज्जित डिवाइडर निर्माण का दिया अल्टीमेटम। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू ने गुरुवार को 12 द्वारी स्थित श्रेष्ठम से जानकी भवन तक की मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति और बीच सड़क पर बांस बल्ली से बनाए गए अस्थायी डिवाइडर को लेकर सड़क पर उतरकर निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क की बदहाली और ट्रैफिक व्यवस्था की लापरवाही पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन व टाटा स्टील UISL को 2 टूक चेतावनी दी और कहा कि 7 अगस्त तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 8 अगस्त को वे स्वयं आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगी। निरीक्षण के दौरान टाटा स्टील UISL रोड डिवीजन के हेड साक्षी, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और सीताराम डेरा थाना की पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी। मौके पर ही विधायक पूर्णिमा साहू ने टेलीफोन पर टाटा स्टील UISL के GM और ट्रैफिक DSP से बात की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें अब और समय नहीं दिया जा सकता। विधायक ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे पहले भी जिले के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और टाटा स्टील प्रबंधन को लिखित रूप से अवगत करा चुकी है। सड़क निर्माण के लिए टाटा स्टील UISL से वार्ता भी हुई है, लेकिन बारिश के बाद बताकर देरी की जा रही है। साइबर अपराध से निपटेंगे साइबर कमांडो, जालसाजों पर नकल कसने की कवायद। झारखंड सहित पूरे देश में साइबर अपराधी एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। झारखंड में भी साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती है। ऐसे में झारखंड पुलिस के द्वारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की सहायता से साइबर अपराधियों से निपटने के लिए
विशेष तौर पर साइबर कमांडो तैयार किया जा रहा। तकनीक में दक्ष पुलिस अफसर को साइबर कमांडो के तौर पर तैयार किया जा रहा। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए झारखंड में पहली बार साइबर कमांडो तैयार किया जा रहा। साइबर कमांडो साइबर अपराध की दुनिया की बारीकियों को समझकर उसे निपटने में अपने आप को सक्षम बना रहे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि साइबर कमांडो बिना हथियार और वर्दी के वैसे कमांडो होंगे जो साइबर एक्सपर्ट के तौर पर झारखंड पुलिस के लिए काम करेंगे। साइबर कमांडो को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा कि वह साइबर नेटवर्क को क्रैक करने में माहिर हो जाए। साइबर कमांडो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित साइबर ट्रेनिंग के मॉडलों के बारे में भी बारीकी से सीख रहे हैं। वर्तमान में 372 पुलिसकर्मियों को पहले बैच में साइबर कमांडो की दी जा रही है। झारखंड पुलिस का मानना है कि डिजिटल क्राइम को रोकने में साइबर कमांडो की अहम भूमिका होगी। रांची में सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, एमटीएस से रोजाना कचरा हटाने का आदेश। रांची शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच रांची नगर निगम ने अब सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया कि मिनी ट्रांसफार्मर स्टेशन एमटीएस से हर दिन कचरे का 100% उठाव सुनिश्चित किया जाए ताकि शहर में दुर्गंध और गंदगी की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। रांची नगर निगम के अपर आयुक्त संजय कुमार ने निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारी और एजेंसी को यह निर्देश दिया कि प्राथमिक कलेक्शन सेंटरों से जो कचरा लाया जा रहा है उसे उसी दिन सेकेंडरी कलेक्शन के जरिए एमटीएस से हटा दिया जाए। ऐसा न करने पर एजेंसी पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अपर नगर प्रशासक संजय कुमार इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। नगर निगम की टीम ने बीते दिनों शहर के कई कचरा कलेक्शन स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि कई एमटीएस साइट्स पर कचरा लंबे समय तक जमा रहता है। इससे न केवल बदबू फैलती है बल्कि मच्छरों और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आसपास के स्थानीय लोग इस स्थिति से काफ़ी परेशान थे और निगम से लगातार समाधान की मांग कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने भैरव सिंह की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, कहा सरकार विरोधियों को फर्जी मुकदमे में फंसा रही है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने विरोधियों विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े लोगों को षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5.5 वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जहां निर्दोष लोगों को राजनीतिक दुर्भावनाओं के चलते परेशान किया गया। मरांडी ने ताज़ा मामले में रांची के युवा भैरव सिंह का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें भी एक नए फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी की जा रही। उन्होंने कहा कि भैरव सिंह से जुड़े जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे प्रथम दृष्टया संदेह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। उन्होंने सरकार और पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आम जनता को झूठे मामलों में फंसाना जितना आसान है उसे अदालत में साबित करना उतना ही मुश्किल होता है। मरांडी ने कहा बेहतर होगा कि कानूनी दुष्परिणाम भुगतने से पहले ही लोगों को फंसाने से परहेज किया जाए। सरकार को संबोधित करते मरांडी ने कहा कि झारखंड की जनता कानून का सम्मान करती है और न्याय प्रिय है। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जांच न करे बल्कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे ताकि राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद न हो। हाईकोर्ट ने प्रार्थी पर ठोका 25 लाख का जुर्माना। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी के मामले की सक्षम प्राधिकार में सुनवाई हो रही थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसके लिए सक्षम न्यायालय नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी के मामले की सक्षम प्राधिकार में सुनवाई हो रही थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसके लिए सक्षम न्यायालय नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। इस संबंध में हिनो निवासी लीलावती देवी ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एसडीएम के पास आवेदन देकर कहा था कि कुछ लोगों ने उनके घर के सामने की सड़क पर सेफ्टी टैंक बना दिया है, उसे हटाया जाए। लेकिन बाद में सक्षम अदालत के आदेश से वहां धारा 144 लगाया गया था।
सक्षम अदालत ने रांची नगर निगम को उस स्थल का निरीक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद रांची नगर निगम ने उस स्थल का निरीक्षण कर बताया था कि वहां सेफ्टी टैंक बना है और इसे तोड़ा जाना चाहिए, जिसके बाद सेफ्टी टैंक को तोड़ने का आदेश दिया गया था। बाद में प्रार्थी की ओर से रांची नगर निगम में सेफ्टी टैंक तोड़वाने से संबंधित आवेदन दिया गया, लेकिन सेफ्टी टैंक नहीं हटाया जा सका। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 46 दिन बाद कुवैत से झारखंड पहुंचा प्रवासी श्रमिक रामेश्वर महतो का शव। झारखंड के एक प्रवासी श्रमिक की कुवैत में पिछले दिनों मौत हो गई थी। झारखंड सरकार के प्रवास से प्रवासी श्रमिक के शव को वतन वापस लाया गया। गुरुवार 31 जुलाई 2025 को पार्थिव शरीर 3:45 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचा। यहां से जिला प्रशासन द्वारा पार्थिव शरीर को मृतक के गृह जिले हजारीबाग तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष रांची की पहल से कुवैत में कार्यरत दिवंगत प्रवासी श्रमिक रामेश्वर महतो के पार्थिव शरीर की भारत वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम बंडखरो निवासी रामेश्वर महतो 12 वर्षों से मेसर्स इम्को इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी कुवैत में काम कर रहे थे। 15 जून 2025 को कुवैत में हृदय एवं श्वसन गति रुकने के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।